चलिए आज हम आप लोग को पिछले जैसे अध्याय में हमने आपको क्लास 6 का 1, 2, 3 और 4 चार पाठ हमने आपको पढ़ा दिया था। अब उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम अपना क्लास 6 के अध्याय नंबर 5 लेकर के आए हैं, है ना। और आज हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। और हम आपको जैसे पहले भी बताए थे कि यदि आपको प्राचीन भारत पढ़ना है, ओल्ड हिस्ट्री, है ना, तो आप क्लास 6 को पढ़ लीजिए। क्लास 7 पढ़ेंगे तो मध्य भारत हम लोग पढ़ लेंगे, और क्लास 8 पढ़ेंगे तो हम लोग आधुनिक भारत पढ़ लेंगे, है ना। तो हम लोग चलिए प्राचीन भारत पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत में हम लोग 4 पाठ पढ़ लिए थे और आज हम लोग 5वां पाठ पढ़ेंगे। और 5वां पाठ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है ना। राजा और एक प्राचीन गणराज्य, पहले राज्य कैसे निर्माण हुए, राजा कैसे बने, और प्राचीन गणराज्य कैसा था, लोगों का पर शासन लोग कैसे करते थे, और राजा लोग कैसे बना, है ना। तो इसके पूरे पाठ में यही चर्चा है। तो आइए हम लोग संकरण से शुरू करते हैं। चुनाव का दिन था, यहाँ देखिए संकरण है ना। संकरण बैठे हैं घर पर और चुनाव का दिन था। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। संकरण घर पर था और सोया हुआ था। जैसी सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके नाना और नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। उसके नाना नानी चाहते थे कि हम सबसे पहले चुनाव केंद्र पर पहुंचे जहां वोट डला रहा हो। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। संकरण ने कहा कि नाना, आप आज इतना खुश काहे हैं, उत्साहित काहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो नाना ने ज्यादा नहीं बताया, बस इतना ही बोला कि आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं, हम अपने राजा का चुनाव करने जा रहे हैं, हम अपने ऊपर शासन करने वाला का चुनाव करने जा रहे हैं। यानी कि ये आज की बात है कि आज चुनाव से लोग अपने राजा को चुन रहे हैं, अपने शासक को चुन रहे हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। लेकिन पहले कैसे होते थे, कैसे करते थे, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। पूरे चैप्टर में यही है। आइए पहला टॉपिक हम लोग शुरू करें। संकरण के जैसे दिमाग में टेंशन है कि आखिर पहले लोग शासक कैसे बनते थे। कुछ लोग शासक कैसे बने, पहले लोग शासक कैसे बने, है ना। लगभग 50 वर्ष से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, मतलब आज के 50 साल पहले। लेकिन आज हमारे आजाद हुए 1947 में हम आजाद हुए हैं, तो 50 साल से अधिक हो गया, है ना। लेकिन वह किताब का पूर्व की बात कर रहा है कि आज 50 साल पहले से, माने आज तो 74-76 साल पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। तो चुनाव के जरिए हम अपने शासक का चुनाव करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में पढ़ा है। कुछ लोग राजा संभवतः जन यानी लोग द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। कह रहा है कि 3000 साल पहले कुछ लोग राजा बनते थे। तो राजा कैसे बने, वो बड़े बड़े यज्ञ करा करके, है ना, राजा बने। यज्ञ कैसे कराते थे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। यज्ञ में देख लीजिए, कह रहा है कि अश्वमेघ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को देख रेख में लोकतंत्र विचारण के लिए छोड़ दिया जाता था, है ना। देख लीजिए अश्वमेघ यज्ञ, हम लोग रामायण देखे हैं, राम जी जब अपना शासन कर रहे थे तो अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, ठीक है। तो अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब अश्वमेघ यज्ञ हुआ और राजा
उस घोड़े को सदैव छोड़ देते थे विचरण के लिए, घूमने के लिए, और वह जहां तक घूम के आएगा। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। हमारा घोड़ा हम जब छोड़ दिए यज्ञ करा करके, तो मेरा घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक का क्षेत्र हमारा है। अब अगर आप मेरे घोड़े को रोकते हैं तो आपको हमसे लड़ाई करना होगा। हमसे मतलब जो अश्वमेध यज्ञ करा रखे थे। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। अब अगर आपके क्षेत्र से होकर घोड़ा जा रहा है और आपने नहीं रोका, इसका मतलब है कि उस जगह का राजा हम हुए। अब अगर आप रोक लिए तो इसका मतलब है कि आप हमसे युद्ध करने के काबिल हैं और आप हमको शासक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद उन राजाओं को योग में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उपहारों सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जब अश्वमेध में कौन लोग शामिल होते थे? तो अश्वमेध में पुरोहित लोग शामिल होते थे। पुरोहित मतलब बहुत एजेड और जो विशिष्ट लोग थे, जो पंडित लोग थे, पुरोहित लोग थे, उनको शामिल किया जाता था, है ना। और बाकी अन्य लोगों को भी बुलाया जाता था। और जो लोग शक्ति और जो यज्ञ कराते थे उन्हें शक्तिशाली माना जाता था। क्या माना जाता था? शक्तिशाली। और राजा सबको आमंत्रण करते थे और जो लोग आते थे अश्वमेध यज्ञ में वे राजा के लिए उपहार लेकर के आया करते थे। क्या? उपहार लेकर के आया करते थे। और राजा क्या कराता? अश्वमेध यज्ञ कराता। जो भी अश्वमेध यज्ञ कराता था उसे बड़ा ही शक्तिशाली माना जाता था। जो यज्ञ करवाते उन्हें शक्तिशाली माना जाता था। और उसमें यज्ञ कराने के बाद क्या छोड़ा जाता था? घोड़ा छोड़ा जाता था। ठीक है। और घोड़ा जहां तक चला वहां तक उसका शासन मान लिया जाता था। और अगर आप घोड़े को रोक लिए तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों को गान करता था। कह रहा है कि सभी आयोजनों में राजा मुख्य स्थान होता था। आप कोई भी कार्यक्रम करिए, हम राजा हैं तो हमारा मुख्य स्थान होगा। ठीक है। उसे राज सिंहासन या बाघ के खाल पर एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। जहां यज्ञ होता था वहां पर उसे बाघ के खाल पर या एक विशेष सिंहासन बना करके बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा एक का सारथी ही उसका सहचर होता था, माने उसका साथी होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। और जब यज्ञ होता था या विजय जब हो जाता था तो सहचर जो था यानी कि उसका सारथी, घोड़ा हाँकने वाला, वह राजा का गुणगान करता था, उनके गुणों के बारे में बताता था। राजा के संगे संबंधी खास करके उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। मतलब जब हम यज्ञ करा रहे हैं अश्वमेध का यज्ञ, तो हमारे छोटे संबंधी खास करके उनकी रानी, है ना, यानी उनकी पत्नी और उनके पुत्र को छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रण राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ को पूरी प्रक्रिया का देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान करता था। 20 अथवा वैश्व जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। कह रहा है कि जब हम यज्ञ करा रहे हो तो यज्ञ में आपका कोई काम नहीं है ना। आपको सिर्फ आकर के हमारे यज्ञ के पवित्र स्थल पर आपका बैठना काम है। लेकिन जिन्हें पुरोहित माना जाता था, जो वशिष्ठ मानते थे, जो पंडित के डिग्री में जिसको रखा गया था, वे राजा के ऊपर जल का छिड़काव करते रहते थे।
और 20 अथवा वैश्य, है ना, जो व्यापारिक कैटेगरी का आदमी था या अन्य लोग थे जो उपहार लाते थे, उन्हें कुछ नहीं, सिर्फ जग में बैठ करके सुनना उनका काम था, पूरी प्रक्रिया को देखना उनका काम था। और एक चीज इंपॉर्टेंट था कि पुरोहित जिसको शूद्र मानते थे, निम्न जाति का मानते थे, छोटा जाति का, उसे अनुष्ठान में बैठने या शामिल होने की आज्ञा नहीं था, है ना। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले को एक सूची बनाओ, पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो हम कह सकते हैं कि जो उस कैटेगरी में हो, है ना, जिसका वर्ण व्यवस्था बांटा हुआ था। देखिए हम लोग वर्ण व्यवस्था अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो वर्ण व्यवस्था में जिसको सबसे नीचे कैटेगरी में रखा गया था, उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए सख्त मना था। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए वर्ण क्या है, वर्ण, वर्ण मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, जाति, है ना। देख लीजिए जाति किस तरह से बटा हुआ था पूर्व में। अब जैसे आपका प्रश्न आया ना कि कौन कौन लोग यज्ञ में शामिल नहीं होते थे, उसके बारे में। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। 3500 साल पहले ऋग्वेद रचा गया था, मतलब लिखा गया था। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद में माना जाता है, और ऋग्वेद के बाद जितना भी वेद रचा गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर वेद कहते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। मतलब सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आया था, ऋग्वेद, और बाकी ऋग्वेद के बाद जितना भी ग्रंथ लिखा गया सबको क्या कहा गया, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों को विभिन्न प्रकार से अनुष्ठान और उनके संपदा की विधियों बताई गई है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। मतलब जो पुरोहित है, जो वेद लिखने वाले हैं, उनमें ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। इसमें कैसे यज्ञ होता है, यज्ञ में क्या क्या विधि है, वो सारा चीज लिखा हुआ है किसमें, उत्तर वैदिक में। और यही 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर वैदिक कहेंगे। और इस सब वेद में क्या लिखा हुआ है, तो यज्ञ कराने का नियम विधि लिखा हुआ है। उस समय समाज में कई समूह थे, है ना, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। कह रहा है कि उस समय, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, आज के 3000 साल पहले, है ना, उस समय जो लोग थे वह कैसे थे, पुरोहित थे, यानी कि जो वेद लिखने वाले थे, योद्धा थे जो इनकी रक्षा करने वाले थे, कृषि थे जो फसल उगाने वाले थे, पशुपालक थे जो जानवर पालने वाले थे, व्यापारी थे जो एक सामान को दूसरे जगह आवश्यकता अनुसार पहुंचाया करते थे, शिल्पकार थे जो किसी चीज की मूर्ति वगैरह बनाने का काम करते थे, श्रमिक थे जो दूसरे घर काम करने का काम करते थे, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले, सभी लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। मतलब कहा जाता है कि पुरोहित और योद्धा वैभवशाली माने जाते थे। योद्धा किसको कहेंगे, क्षत्रिय को, है ना। यानी कि पुरोहित किसको बोलेंगे, जो वेद लिख रहे हैं, योद्धा किसको बोलेंगे, जो क्षत्रिय हैं। तो वैभवशाली माने जाते थे, बड़ा इंपॉर्टेंस माना जाता था उनको, बहुत माने भव्य माना जाता था, है ना। और कृषक और व्यापारी क्या थे, धनवान थे। दूसरे ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकार तथा भोजन संग्रहक निर्धन थे, मतलब गरीब माने जाते थे। कौन कौन, पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकार खेलने वाले, भोजन के लिए इधर उधर चलने वाले, सब लोग क्या माने जाते थे, निर्धन माने जाते थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया है। जो वेद लिखने वाले हैं उन्होंने वर्णों को कितने भाग में बांटा है, 4 भाग में। वर्ण मतलब जातियों को 4 भाग में बांटा है, विभाजित किया है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। मतलब जो जो जाति थे उस सब का क्या था, कार्य अलग अलग निर्धारित था। पहला वर्ण ब्राह्मण का था, उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, है ना।
मतलब जो पुरोहित के द्वारा लिखा गया था उसमें पहला काम क्या था, तो पहला था ब्राह्मण, है ना। पहला कौन थे, ब्राह्मण थे, और इसका काम क्या था, तो यज्ञ कराना इनका काम था। ब्राह्मण का काम क्या था, यज्ञ कराना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, और यज्ञ कराने के नाम पर इनको क्या मिलता था, उपहार मिलता था। दूसरा स्थान पर शासकों का था, जिसको हम लोग क्षत्रिय कहते हैं, शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। यानी शासकों मतलब क्षत्रिय का था, और उसका काम क्या था, दूसरा स्थान क्षत्रिय का था, और उसका काम था युद्ध करना, है ना। उनका काम युद्ध करना और लोगों को रक्षा करना था। किसका, क्षत्रिय लोगों का। यानी पहला कौन हुआ, तो पहला ब्राह्मण हुए जो यज्ञ कराते थे। दूसरा कौन हुए, क्षत्रिय, जिनका काम था लोगों को रक्षा करना, और जो उनके बात ना माने उनसे युद्ध करना। और तीसरा स्थान वैश्व थे। यहां देख लीजिए तीसरा स्थान किसका था, तीसरा स्थान विष का था या वैश्व का था, जो व्यापार करते थे। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ कराने के अधिकार प्राप्त था। मतलब कह रहा है कि क्षत्रिय लोग और व्यापारी लोग यज्ञ करवा सकते थे। वर्ण में अंतिम स्थान शूद्र का था। सबसे अंतिम स्थान किसका था, शूद्र का। यानी पहला कौन हो गए, तो पहला हो गए ब्राह्मण, दूसरा कौन हो गए, क्षत्रिय, और तीसरा वैश्व, और चौथा थे आपको शूद्र। ब्राह्मण का काम था यज्ञ कराना, क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, वैश्व का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था इन तीनों का सेवा करना। ठीक है, सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। शूद्र को कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि अनुष्ठान में बैठने का भी अधिकार इनको नहीं है। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया, जो औरत लोग थी उसको भी शूद्र माना गया, है ना। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। मतलब यहां तक महिलाओं को नीचा माना जाता था कि वे वेद छू नहीं सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, और जहां यज्ञ हो रहा है वहां जा नहीं सकती थी। ये था वर्ण। ठीक है, तो वर्ण कितने थे, 4। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता का संतान ब्राह्मण ही होते थी। बाद में कुछ लोगों का अछूत माना गया। अछूत वर्णों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। कुछ ऐसे भी वर्ण थे जिनको ये वाली बात पसंद नहीं आया। पुरोहितों द्वारा लिखा गया वर्ण को जो बांटा गया था, ये वाली बात उनको पसंद नहीं आया, है ना। जिनको अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें लोगों के आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का भी काम करते थे। इन लोगों का संपर्क अपवित्र माना जाता था। ठीक है, जो लोग शव को दफनाने या उठाने का काम करते थे उनको भी शूद्र में रखा गया, महिलाओं को भी शूद्र में रखा गया। तो ये सब कुछ कुछ लोग ये बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थे, और ये इस बात पर भड़क जाते हैं। कई लोगों को ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने इसका स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा थे जो स्वयं को पुरोहित से भी श्रेष्ठ मानते थे। कहते थे कि आप तो सिर्फ वेद न लिखते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा लोगों की सेवा करते हैं और सबको ध्यान में रखते हैं। जो लोग इसमें क्या बोलते हैं, जो लोग इसमें सजदारी नहीं निभाते या बात नहीं मानते, हम उससे युद्ध भी करते हैं, है ना। श्रेष्ठ मानते थे राजा लोग। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। देखिए बात यहाँ लड़ाई वाली शुरू हो गई। वर्ण व्यवस्था जो पुरोहित बांट दिए, तो कुछ लोग इसका सही नहीं मान रहे हैं, कह रहे कि ठीक है मेरे पिताजी ने गलती करते थे, मेरे पिताजी ने 100 उठाते थे, अब तो हम 100 नहीं उठा रहे हैं, लाश, है ना, मतलब लाश का लेन देन हम नहीं कर रहे हैं, तो हम इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो।
जो शूद्र लोग को अनुष्ठान में नहीं बैठने दिया जाता था, जग में नहीं बैठने दिया जाता था, तो वे कहते थे कि हमारा भी अधिकार ऐसा हो कि हम भी यज्ञ में बैठ सके। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इसमें उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। माने कुछ जो लोग तो मान रहे थे, लेकिन कुछ जगह के लोग एकदम मानने के लिए तैयार नहीं थे। आइए देखिए, यहां पर आपसे एक प्रश्न कर दिया कि लोगों का वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। तो वर्ण व्यवस्था का लोग इसलिए विरोध किए कि यह सही से बांटा हुआ नहीं था, और जब ये बांटा भी गया तो कह दिया गया कि अब उसके माता पिता जो काम करते थे उसी से उसका वर्ण, उसका जाति मतलब मान लिया जाएगा। तो इसलिए इसका लोग विरोध करना शुरू कर दिए, है ना। आइए अब हम लोग आगे बढ़े। तो वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जानते हैं जनपद। जन मतलब होता है लोग, है ना। जन मतलब क्या होता है? लोग। इसको हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे, जन प्लस पद, है ना। जन मतलब क्या होता है? लोग। देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मिलेगा। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों का राजा माने जाने लगे, है ना। जन मतलब लोग, लोगों के बीच में राजा ना मान करके अब वो कहाँ का राजा मानने लगे? जनपदों का राजा मानने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। मतलब जन मतलब लोगों की बसने का जगह होता है। जन मतलब लोगों की बसने का जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 पर हम लोग आगे चल के देखेंगे में दिखाए गए हैं। पुरातात्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों को खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतराजी खेड़ा इनमें प्रमुख है ना। देख लीजिए, कह रहा है कि पुरातात्वविदों ने जनपद की बस्तियां की खुदाई की है। मतलब जनपद कहने का मकसद कि लोगों के बीच के राजा, है ना, और उस राजा की बस्ती का खुदाई हुआ है। तो मिला है कहां कहां, क्या मिला है? दिल्ली में मिला पुराना किला, ये जनपद था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिला है मेरठ के पास हस्तिनापुर, ठीक है। और एटा के पास मिला है अंतराजी खेड़ा का प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग इसकी झोपड़िया में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक, किसमें? जनपद में। जनपद का मतलब क्या हुआ? लोगों का बीच राजा, ठीक है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, कटोरा, ये जो कटोरा देख रहे हैं आप, ये पात्र मिले हैं खुदाई के दौरान, और देखा गया है कि जनपद का लोग इस कटोरे को में चित्र बनाए हैं। वो भी कैसा चित्रकारी है? सरल रेखा और ज्यामितीय आकार में। और ज्यामितीय आकार और सरल रेखा में है। इस पात्र का नाम क्या है? चित्रित धूसर पात्र, ठीक है। और माना जाता है कि यह चित्रित धूसर पात्र जो है, इसको खास परियोजना में यूज किया जाता होगा। सुंदर और चिकने हैं, शायद इसका उपयोग खास करके मौके पर महत्वपूर्ण लोगों के परोसने के लिए किया जाता था। इस बर्तन को, ये जो कटोरा जो देख रहे हैं, इसमें देखिए ये वाला जो बनाया हुआ है, ये ज्यामितीय और सरल रेखा के टाइप में बनाया गया है। ये कहाँ मिले हैं? खुदाई के दौरान मिले हैं। अब जनपद से बढ़ जाते हैं महाजनपद। मतलब पहले लोग राजा कुछ दूर के बीच में होते थे, मतलब लोगों के बीच का राजा हुआ करते थे। और अब राजा कहाँ का है? महाजनपद। अब एक जगह से दूसरे जगह का भी राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए, महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। फिर वही चित्र हम लोग चलेंगे, वहां दिखते हैं, देख लीजिए पहले उसी को, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये जो है
वैशाली, वजी, मगध, कौशाम्बी, अवंती, हस्तिनापुर, झेलम, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब क्या थे? पहले जनपद थे। नहीं, ये महाजनपद थे। अभी क्या हो गया? ये महाजनपद हो गए हैं। ठीक है, तो महाजनपद का देखिए इसमें लिखा हुआ है महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। ठीक, जनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद में एक राजधानी होती थी। जब तक जनपद था तब तक राजधानी की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही महाजनपद हुआ तो राजधानी की जरूरत हो गया। यानी महाजनपद में लोग क्या रखने लगे? अपना एक राजधानी रखने लगे। कई राजधानियों में किले बंदी भी की गई, अर्थात इसके चारों तरफ लकड़ी, ईंटा, पत्थर या ऊंची दीवार बनाई गई। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपने सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपने राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। माना जाता है कि राजा जब राजधानी रखने लगे तो उस राजधानी को बड़ा सुरक्षित रखते थे, कुछ दूर तक बाउंड्री करवाते थे, चाहे वो बाउंड्री लकड़ी का ही क्यों ना हो, पत्थर का ही क्यों ना हो, है ना, ऐसा करवाते थे इसलिए कि ताकि उसको सुरक्षित रखा जाए। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर वो पत्थर से एकदम अच्छे बाउंड्री करवाए हैं, बहुत दूर तक करवाए हैं, तो उनके शक्ति का भी प्रदर्शन होता था कि वहां तो लकड़ी का मतलब चारों तरफ घेरा हुआ था, इनका तो पत्थर से घेरा हुआ है ना, तो उनको शक्ति का महसूस किया जाता था। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। माना जाता है कि जब वो किले पर इस तरह का करवाते हैं तो उनको नियंत्रण रखना बड़ा ही सरल हो जाता है। व्यापक योजना आवश्यकता थी और लाखों संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष इस बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, है ना। आज अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों का नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता था। इन सिक्के के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, है ना। देखिए महाजनपद जैसे ही आया तो महाजनपद, यहां देख लीजिए एक चित्र आपको दिखाया गया है, कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास मिला है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। एक दीवार को दिखाया गया है ये वाला, है ना, और इस दीवार को माना जाता है कि 2500 साल पहले निर्माण किया गया था और इसको सेफ सुरक्षित रखा गया है आज भी। हम महाजनपद में दो चीज का बदलाव देखे। जनपद से महाजनपद में हमने देखा कि जनपद में राजाओं का क्षेत्र छोटा है। राजा कुछ ही दूर तक अपना अधिकार जमा के रखा है और वह किसी भी प्रकार से इसी क्षेत्र पर सारा कुछ कर रहे हैं, है ना। लेकिन जनपद से एक चीज बड़ा हुआ, उसका नाम क्या हुआ? महाजनपद। और महाजनपद में हम देख रहे हैं कि क्षेत्र का आकार बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गए और इसमें क्या हुआ? राजा राजधानी रखने लगे और राजधानी को भी क्या करने लगे? किला बंद करने लगे। राजधानी के रखते रखते, राजधानी को सुरक्षित रखते रखते ये सेना भी रखने लगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि राजा सेना रखने लगेगा तो उसको नियमित भुगतान करना होगा, और जब नियमित भुगतान करना होगा पैसे के रूप में, तब वो क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। तो अब हम लोग बढ़े कहाँ? टैक्स की ओर। फिर राजा टैक्स कैसे लेते थे? कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, वे बड़े सेना रखते थे। महाजनपद का जो राजा थे वो क्या बनवाते थे? किला बनवाते थे और सेना रखने लगे थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों का निर्भर न रहकर अपना नियमित रूप कर वसूलने लगे। अब
क्या है कि पहले तो राजा उपहार पर जीवन व्यतीत कर रहे थे, उपहार से ही राजा बने हुए थे, लेकिन अब कहे कि उपहार से काम नहीं चलेगा, अब आपको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा, कर देना होगा। और कर भी कैसे देना होगा, नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ठीक है, कहां कहां से कर लेते थे, देख लीजिए। पहला फसल पर लगाया गया कर लिए, यानी फसल पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण थे। यानी आपको फसल भी उत्पादन करना है तो आप हमको कुछ देंगे, और कुछ में क्या देंगे, 1/6 का हिस्सा आपको राज दरबार में लाके पहुंचाना होगा। दूसरा, कारीगरों को ऊपर कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। एक बुनकर, लोहार, सुनार, राजा कई महीने के दिन काम करना पड़ता था। कह रहे हैं कि वो टैक्स के रूप में कारीगर से भी टैक्स लेते थे। अब कारीगर कैसे टैक्स देते, तो अगर आपके पास है तो आप ला करके पैसा दीजिए, है ना, आहत सिक्के के रूप में। अब अगर नहीं है तो आप हमारे किले के पास आइए और हम जैसे कहेंगे उसको कई दिन तक आप बना दीजिए। सोनार को, लोहार को और इस सब को बुला करके अपने यहाँ खटवाया जाता था। पशुपालक को जानवरों को उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक है, व्यापारियों को भी कर देना पड़ता था। आखेटक संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। सब लोगों को अपना अपना चीज देना है। जो आखेटक है वो प्राप्त वस्तु देंगे, जो व्यापारी है वो क्या देंगे, उत्पादन से खरीदे बेचने वाले सामान देंगे, पशुपालक जो उत्पादन करते हैं उसको देंगे, ये अपना काम करके चुकाएंगे, और ये फसल का 1/6 भाग दे करके चुकाएंगे, है ना। इस तरह से ये टैक्स लगने लगा। कब, महाजनपद में, है ना। जनपद तक टैक्स का सिस्टम नहीं था, लेकिन जैसे ही महाजनपद में आते हैं तो टैक्स का सिस्टम हो जाता है। कृषि में परिवर्तन, अब उस समय कुछ कृषि में परिवर्तन भी आए, जैसे जलवायु में परिवर्तन आए थे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल का फल अब लोहे का बनने लगा था, और कठोर जमीन की लकड़ी फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों को धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधा तैयार कर उनके रोपण शुरू किया गया। पहले क्या था, जो हल था वह हल क्या था, लकड़ी का था। लेकिन कृषि में परिवर्तन आए तो परिवर्तन क्या आया कि हल जो है अब लोहा का हो गया। हल क्या का हो गया, लोहा का। और अब उससे क्या है, कठोर जमीन भी खोदा जा रहा था और बीज उत्पादन किए जा रहे थे। और दूसरी तरफ धान को छीट छीट करके उत्पादन किए जाते थे, फसल तैयार किए जाते थे। लेकिन अब जो है, पहले धान को बो करके पौधा तैयार करते थे, लेकिन अब पहले धान को बीज को लगाते हैं, फिर उसका रोपण करके धान शुरू कर गए, और देखा कि इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जो कि आज तक भी बरकरार है। अब पहले की तुलना में ज्यादा लोग पौधे से जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास, दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी हमारे टैक्स के काबिल हैं, क्या करके, परिश्रम कर करके वो हमारे यहाँ ला करके पहुंचाएंगे या हमारे यहाँ काम करेंगे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहित क्यों देते थे होंगे? तो परिवर्तन को प्रोत्साहित इसलिए कहते थे कि अब पहले की अपेक्षा क्या हो गया, अब तुम ज्यादा है और अब तुम हमारे यहाँ टैक्स पेयर कर सकते हो, मतलब टैक्स पहुंचा सकते हो, और टैक्स में भी जो चीज हमारे पास है वही चीज आपको देना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो आप हमारे घर आकर काम करके पूरा करिए। सूक्ष्म निरीक्षण, आइए सूक्ष्म निरीक्षण में महाजनपद में एक था मगध। आप देखे होंगे महाजनपद में सबसे विशाल कौन सा था, मगध। दूसरा है आपका वजी, और तीसरा है आपका एक और होगा, अच्छा दो ही है ना, वैशाली नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए मगध सूक्ष्म निरीक्षण जब महाजनपद बने तो महाजनपद में सबसे विशाल अपने आप का भारी साबित हुआ कौन सा, मगध, है ना। आपने मानचित्र 4 में मगध को ढूंढा होगा। यहाँ जो आप भारत के नक्शे में देखे होंगे, बिहार वाला क्षेत्र, ये वाली भाग, ये मगध का क्षेत्र है। अच्छा, इसमें मिलेंगे
लगभग 200 साल पहले भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, सबसे बड़ा था, सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे विशाल था, है ना। गंगा सोन जैसी नदियां मगध से होकर के बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन के उपज बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध को सबसे महत्वपूर्ण होने का 3 कारण दिखाया गया है। क आपका दिखाया गया है कि यहाँ यातायात के साधन थे। ख जल वितरण था यहाँ पर, कौन कौन सा, गंगा और सोन का। और ग है जमीन का उपजाऊ होना, जहाँ गंगा जैसी और सोन जैसी नदियां बहेगी वहां का किनारे वाला क्षेत्र ऑटोमेटिक उपजाऊ हो जाएगा, तो उपजाऊ थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगल में रहने वाले लोग हथियार, हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा यश के खदान है, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। आप मगध को देखिए, आज से पूर्व आज का बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये जो सारा क्षेत्र है इसको मगध कहते हैं। तो ये मगध का जो क्षेत्र था उसमें जंगल भी था। तो जंगल से क्या क्या काम आ जा रहे हैं, तो जंगल से काम आ जा रहे हैं लकड़ी, जो घर बना सकते हैं। जंगल से हाथी, जिसको ट्रेनिंग दे करके सेना में भर्ती किया जा सकता है ना। और नदी से फायदा हो जा रहा है कि आपका जमीन है और वो उपजाऊ हो जा रहा है। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहीं से शासन का शुरुआत हुआ। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए, ठीक है। इन जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभवतः साधन अपनाते थे। महाजनपद पद्मनंद और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, जो आज बिहार में आप राजगीर जो जिसको कह रहे हैं, जिसका आज नाम राजगीर है, उसी को राजगिरी कई सालों तक मगध का राजधानी बना रहा। वही राजगीर कई साल तक मगध का राजधानी था। अब बाद में मगध मतलब बिहार का राजधानी कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र, जिसको आज हम लोग पटना कहते हैं, राजधानी बनाया गया। अब यहां पर एक बात आएगा कि मगध का राजधानी राजगिरी से उठाकर पटना किसने बनाया, चलिए मिलेगा आगे। 2300 साल पहले से भी पहले की बात है। मिसोडेनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा, मतलब जाना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों का बहुत बड़ी सेना थी। देखिए, मिसोडेनिया का राजा थे कौन, मिसोडेनिया का राजा सिकंदर। वो पूरे विश्व पर अपना विजय हासिल करना चाहता था। जब वो भारत में आया और मगध का क्षेत्र में घुसने को जैसे ही चाहा, तो उसके सेना मगध क्षेत्र में घुसने से इनकार करते हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि मगध महाजनपद का राजा जो बिंबिसार और अजातशत्रु था, वो कितना अपने आप का विशाल होगा, है ना। कि सिकंदर जो चारों तरफ से जीत के आ गया है और भारत को जीतने जा रहा है, और वहीं पर वो मगध में आने से उनके सेना क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं। डर क्यों रहे हैं, क्योंकि उसके पास पैदल, रथ और हाथी का बहुत बड़ा संख्या अधिक है ना। वजी, वजी देख लीजिए, वजी, वजी क्या है, वजी भी एक महाजनपद का क्षेत्र है, ठीक है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूहों के लिए किया जाता है। कई सदस्य के समूह के लिए किया जाता है, कई सदस्य वाले समूह के लिए। और संघ, संघ अर्थात संगठन का सभा, मतलब ये वो संगठन बनाना है, यानी कुछ लोग सीमित हैं, है ना, उसको हम लोग संघ कहेंगे। लेकिन गण, जितना भी सारे लोग हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
गण कहेंगे, सभी सदस्य को इंडिकेट करना है तब। आइए मगध पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं वजी। क्या पढ़ेंगे? वजी। जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वजी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, है ना। और वजी का राजधानी कहाँ था? बिहार। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। मगध में एकात्मक सरकार था, जो राजा कह दिया वो होता था, लेकिन वजी में गण या संघ का राज्य था, यानी लोगों को सलाह से काम होता था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। कई लोग मिल करके वजी में शासन करते थे, है ना, जिसको आज हम लोग गठबंधन का सरकार कहते हैं। उस समय जब सब लोग मिल के करते थे तो सब अपने आप को क्या कहते थे? राजा कहते थे। लेकिन मगध में ऐसा व्यवस्था नहीं था। ये सभी राज्य विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है ना। सब लोगों से राय लेकर के काम हो रहा है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कामकर सभाओं हिस्सा नहीं ले सकते थे, है ना। लेकिन जो लोग थे विशेष लोग, वे लोग इसमें भाग लेते थे, लेकिन स्त्रियां और दास इसमें भाग नहीं लेते थे। बुध और महावीर, जिनके बारे में तुमने अध्याय 6 में पढ़ोगे। अच्छा, बुध का और महावीर के बारे में, ये दोनों गण और संघ से संबंधित थे। ये इसको बुध और महावीर इस शासन चलाने वाले तरीका को अच्छा माने हैं, है ना। दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ और जीवन को बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य में ये जो तरीका है इनका, वजी का काम करने का, शासन चलाने का, इसका सारा चीज बौद्ध धर्म में बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, माने लिखित प्रमाण मिलता है। वजी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। वजी संघ का वर्णन जो हम कर रहे हैं वह कहां से लिया गया है? दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। अभी यहां हम लोग पढ़े ना कि सजीव वर्णन मिलता है, तो कहां से मिला है? बौद्ध धर्म से मिला है। दीघ निकाय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और उसमें लिखा हुआ मिला है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। आज नहीं लिखा गया है, 2300 साल पहले लिखा गया है। अजातशत्रु को अजातशत्रु कहा जाता है ना। अजातशत्रु और वजी संघ। अजातशत्रु कहां मिला था? मगध में। अजातशत्रु वजी संघ का आक्रमण करना चाहता था। देख लीजिए, मगध जो है वजी पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वयस्को बुध के पास सलाह के लिए भेजा। बुध ने उनसे पूछा कि क्या वजी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि वजीवासियों तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे। देख लो, अजातशत्रु जब वजी पर आक्रमण करना चाहा, तो वह बुध के पास आकर के पूछे कि क्या हम इसको जीत सकते हैं, और जीत सकते हैं तो उन्होंने कहा कि अब तुम देख लो तुम जीत सकते हो कि नहीं। तो बोले कि क्या इन लोग आज भी नियमित सभाएं करते हैं? तो पता चला कि हाँ करते हैं। तब देखिए, अजातशत्रु कहता है कि तब तक उन्नति करेगा जब तक ही नियमित सभा करते रहेगा, आपस में मिलकर काम करते रहेगा और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेगा और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बात पर ध्यान देगा, तब तक वजी को जितना संभव नहीं है ना। ये बात अजातशत्रु के मुख से ऑटोमेटिक निकला है। वजी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों में चैत्य का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो वजी क्या होगा? विशाल जनपद के रूप में तैयार रहेगा और इसे कोई हरा नहीं सकता, है ना। यहां पर लिखा हुआ है कि वजी संघ
महाजनपदों से कैसे भिन्न था? 3 गो अंतर बताइए। तो और जगह जो थे राजा स्वयं का मालिक होता था, एकात्मक थी, है ना, लेकिन वजी में ऐसा नहीं था। वजी क्या था? सबों को सम्मान करता था और सबों से सलाह लेता था। ठीक है, आइए, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद भी उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे, है ना। हम लोग 6-7 में बुद्ध और जैन पढ़ेंगे और 10 पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे गुप्त, है ना, गुप्त शासकों के द्वारा वजी को अपने राज्य में कैसे विलय किया गया, इसके बारे में हम लोग वहां पढ़ेंगे। ठीक है, अन्यत्र में देख लीजिए। हम लोग जो पढ़े, अपने एटलस में यूनान के एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, है ना। 2500 साल पहले एथेंस लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह लगभग 200 सालों से चली। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों और पूर्ण नागरिकों पर प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जिन्हें महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 4 बार बुलाई जाती थी। यानी जितने सारे लोग थे सबों को सभा में बुलाया जाता था साल भर में कम से कम 4 बार। और लोग कौन शामिल होते थे? जो 30 बरस से ऊपर थे सब शामिल होते थे, लेकिन उनको क्या था? दास नहीं होना चाहिए था। ठीक है, दास नहीं है तो सब लोग शामिल होंगे। साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी, सॉरी 4 बार नहीं 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों की नियुक्तियां लॉटरिया द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। सब नागरिक, जब सेना की जरूरत पड़ेगा तो सब नागरिक रहेंगे, नौसेना पानी में चलने का काम होगा तो सब तैयार रहेंगे, है ना। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस के खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। मतलब जो दास लोग थे उसको नागरिक अधिकार भी नहीं मिला था और उन्हें वोट देने का मतलब सब शामिल होने का भी अधिकार नहीं था, है ना। आइए, इसके साथ आपका अध्याय समाप्त हो जाता है। ठीक है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिए हुए हैं जिसको हम लोग पढ़े। नए शासक कब से बनना शुरू हुए? लगभग 3000 साल पहले से। 3000 साल पहले से नए शासक बनना शुरू हो गए। महाजनपद कब शुरू हुआ? 3000 साल पहले से। सिकंदर का आक्रमण, दिग् निकाय का लेखन 2300 साल पहले मिलता है कि सिकंदर पूरे भारत पर क्या करना चाहता था? पूरे भारत पर, पूरे विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था, उसका भी लेखन मिला है। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले तक चले हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले अध्याय में चलेंगे। तो आज बस इतना ही। सही या गलत बताओ, ये प्रश्न उत्तर आप बना लेंगे अगर सवाल बढ़िया से सुने होंगे तो। सुनिए, उपयोगी शब्द राजा। राजा कौन होते थे? जो अश्वमेघ, पहले तो राजा कैसे थे? जनपद का राजा थे, कुछ क्षेत्र के सीमित राजा थे। वह अश्वमेघ भी कराए, और जो अश्वमेघ करा करके जो घोड़ा को विचरण के लिए छोड़ दिए, जहां तक घोड़ा गया वहां तक शासन मान लिया जाता था। और यदि कोई घोड़ा पकड़ लिया तो उनको क्या करना पड़ता? राजा से एक बार लड़ाई करना पड़ता। यदि वह हार जाता तो फिर राजा को शासक मान लेता। अगर वह जीत जाता तो राजा उसके अधीन हो जाता। वर्ण 4 व्यवस्था में बांटे गए थे। वर्ण कितने बांटे गए थे? 4। और वर्ण 4 बांटे गए थे कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। जनपद, अभी तुरंत हम लोग बोले, एक था जनपद जो कुछ क्षेत्र में ही सीमित अपने आप को राजा घोषित किए, जनपद। और जब क्षेत्र को बड़ा कर लिए और राजधानी बनाने लगे, अपने किलों को बंदी करने लगे, सेनाओं को टैक्स देने लगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जनपद।
किलेबंदी अपने राजधानी के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए वो बाउंड्री करते थे, क्षेत्र को घेरावा करते थे, लकड़ी से ही सही, पत्थर से सही, ईंटों से सही, लेकिन किलेबंदी करने लगे ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके। सेना, सेना को क्या देते थे? नियमित वेतन देते थे, वेतन के रूप में उपहार दिया जाता था, है ना, और उनके जो भी आवश्यकताएं की चीज थी उसे राजाओं के द्वारा दिया जाता था। टैक्स, कर, कर कैसे लेते थे? सबसे कर लिया जाता था। यदि आप भूमिहीन हैं तो आप हमारे यहाँ कमर तोड़ के कमाने आइए, और अगर आपके पास कुछ है तो वो हमको आप ला करके उपहार के रूप में और टैक्स के रूप में ला के दीजिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तो 1/6 हमको खेती का भाग चाहिए। अगर आप लोहार सोनार हैं तो आप हमारे यहाँ आइए और हमारे बाउंड्री को कुछ दूर तक खड़ा कर दीजिए। कुछ महीनों तक, सालों तक आपको काम करना पड़ेगा। पौधारोपण, पौधारोपण 2 तरह से बढ़ा। अब लकड़ी का था तो अब क्या हो गया, लोहा का फाल मिलने लगा, जिससे कठोर खेत जुताने लगे, और धान को जो छींट करके तैयार किया जाता था तो अब रोप करके तैयार किए जाने लगा। गण अथवा संघ, यह वजी में मिला, गण अथवा संघ। और यह गण अथवा संघ क्या थे? लोगों के सलाह के द्वारा राजा को तय किया जाता था कि कौन राजा रहेगा। जब लोगों के द्वारा तैयार किए गए राजा को क्या कहा जाता है? प्रजातंत्र। ये उपयोगी शब्द ये बताते हैं कि आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है। चलिए, इसी के साथ आपका अध्याय 5 समाप्त होता है, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में। इसके बाद आपका धन्यवाद।